एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को ये सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि श्री नीरज चोपड़ा जी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीतकर एक महान उपलब्धि हासिल की है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसी भारतीय एथलीट द्वारा जीता गया पहला रजत पदक है। इस जीत से पूरे देश में उत्साह तथा उमंग का वातावरण है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से श्री नीरज चोपड़ा जी को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री नीरज चोपड़ा जी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि भारत के युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरक सिद्ध होगी। माननीय सदस्यगण, आज हम सब देशवासियों को गर्व है कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने शपथ ग्रहण की। इससे देश में नई ऊर्जा, संचार, समाज के सभी तबकों के अंदर नया उल्लास है। हमारे जनजाति क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, पिछड़े वर्ग, समाज के सभी वर्गों में उत्साह है। मैं सदन की ओर से भी उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्न संख्या 101 श्रीमती रीति पाठक। प्रश्न क्रमांक 101 अध्यक्ष महोदय। महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश विश्व की पुरातन सभ्यता में विकसित हुआ है। अध्यक्ष महोदय, चाहे वो जीवन सभ्यता हो, चाहे भाषा या लिपि हो, रचना या धर्मग्रंथ हो, या फिर स्मारक, धर्मस्थल, परंपरा या अलग अलग देश क्षेत्रों पर व वर्गों की जीवन शैली हो। अध्यक्ष महोदय, ये हमारी अमूल्य धरोहर है। लेकिन आधुनिकीकरण के इस चकाचौंध और पाश्चात्य संस्कृति के प्रति युवाओं के आकर्षण को देखते हुए अध्यक्ष महोदय, हमें ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में अभूतपूर्व काम किया है। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजना इसका जीवंत उदाहरण। अध्यक्ष महोदय, लेकिन सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान करने के लिए भारतीय विरासत संस्थान और विरासत पाठ्यक्रम की हमें अत्यंत आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संस्कृति मंत्री महोदय जी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की है, और अगर की है तो इस संस्थान के द्वारा किए जाने वाले कार्य और इसका पाठ्यक्रम क्या है। अध्यक्ष महोदय, और साथ में मेरे संसदीय क्षेत्र में इसकी स्थापना कब तक हो जानी है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने से संबंधित मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि 2020-21 में बजट घोषणा थी, जिसके आधार पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की गई है। इससे पहले नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट इस काम को देखा करती थी, लेकिन 2020-21 से बजट घोषणा के बाद हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की है। उसके तहत 3 तरह के कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। पहला, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं, म्यूजियोलॉजी में कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं, कंजर्वेशन में कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्स भी है, पीएचडी भी होती है, डिग्री भी इसमें दी जाती है। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे क्षेत्र में ऐसी इंस्टीट्यूट कब तक खोलने का आप विचार रखते हो, ये
नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूट खोली गई है, इसका एक तरह से जो प्रभाव पड़ेगा वो पूरे क्षेत्र में पड़ेगा और माननीय सदस्य के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वहां के भी कोई स्टूडेंट है वो आपके म्यूजियोलॉजी में, कंजर्वेशन में, सर्टिफिकेट कोर्स में और जो अब तक आईजीएनसीए में, एएसआई में, एनएलआरसी में, स्कूल ऑफ आर्काइव स्टडीज में, नेशनल आर्काइव इंडिया में जो सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं उनका लाभ माननीय सदस्य के क्षेत्र को भी मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद। रीति पाठक जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं साथ में एक विषय पर और बात करना चाहती हूँ कि मंत्री महोदय जी मुझे ये भी बताने की कृपा करें कि संग्रहालय विज्ञान के क्षेत्र में क्या मानव संसाधन की कमी है, यदि है तो इस पर आगे इसको विस्तार में व्यवस्थित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि संस्कृति के बचाव के लिए या हेरिटेज सेक्टर में क्या मानव संसाधन की कमी है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लागू हुई है और उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हायर लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे ये इसको प्रिजर्व करने का, कल्चर को प्रिजर्व करने का ये प्रयास किया जाएगा। इसलिए कहीं भी कोई मानव संसाधन की कमी आने वाले समय में नहीं आने दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आप जिस विषय पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं, सरकार उस विषय पर चर्चा करने को तैयार है। लेकिन माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप सदन के अंदर तख्तियां लाना छोड़ दें। माननीय सदस्य प्लीज, नहीं तो मुझे सदन की मर्यादा के लिए कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठे। सरकार चर्चा करने को तैयार है। जाइए, सीट पर बैठिए, जाइए, मैं कराता हूं चर्चा। आप जाइए, तख्तियां नारेबाजी करने आओ, चर्चा करने आओ। यहाँ पे आप चर्चा करिए। ये सदन चर्चा समाज के लिए है। जाइए आप। माननीय सदस्य, ठीक तरीका नहीं है आपका। नो, श्रीमती लाकेट चटर्जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Jirat is Hooghly district under Bolaghar Assembly, the home of Dr. Shyama Prasad Mukherjee. Presently, the place is in dilapidated condition. The state government has not taken any steps to preserve this historical place. My question is, what steps is being taken by the central government to preserve Shyama Prasad Mukherjee's original house? People in this area have long been demanding the construction of a building named after Shyama Prasad Ji, where common readers can learn about Shyama Prasad Ji's principles, ideas and Indian history. My question is, the government's taken any actions in this regard, and if so, what is the plan? Thank you. धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो इस क्वेश्चन से सीधा संबंधित नहीं है, फिर भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे संबंधित जुड़ी हुई यादें, उनसे संबंधित जुड़े हुए स्थान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य ने जो भावना प्रकट की है, मैं इनसे एक चर्चा कर लूंगा और जो उनके सुझाव होंगे उसके आधार पर हम मंत्रालय में कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी हुई यादें या उनके स्थान, उनके संरक्षण का कार्य हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मरकरी भारत, श्री मरकरी भारत, श्री रितेश पांडे, मलुक नागर। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हस्तिनापुर भी अयोध्या की तरह ही है, वहां के लिए जो बजट है हम धन्यवाद देते हैं, पीछे किया, और आगे भविष्य में वहां को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। और हरिद्वार से कांवड़ जो लेके कांवड़ चल रहे हैं
जो बिल्कुल कल परसों तक के लिए ज्वलंत और बहुत जरूरी मुद्दा है, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, पर मेंशन करना चाहते हैं। जौली से लेके किठौड़ तक नहर के किनारे किनारे सड़क बहुत खराब है, कांवड़ियों को बहुत दिक्कत हो रही है, इस पे भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है ये मेरठ जिले के हस्तिनापुर से संबंधित है। हस्तिनापुर में काफी काम हुआ है और मैं सदस्य को ये अवगत कराना चाहता हूं कि जल्दी वहां के हम विजिट करेंगे और आपके जो भी सुझाव होंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। श्रीमती रमा देवी। अध्यक्ष महोदय, बिहार को भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की कर्मभूमि के नाम से जाना जाता है। माता श्री सीता जी की प्रकाट्य स्थली को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट, बाबू कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रामधारी सिंह दिनकर जी सहित न जाने कितने विभूतियों को यहाँ की मिट्टी ने जन्म दिया है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को वैश्विक पटल पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनसे जुड़े एवं पुरातत्व महत्व की वस्तुएं तथा अवशेष बिहार के कई जिले अब भी विद्यमान हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि माननीय मंत्री जी की सरकार भारतीय विरासत और इसके संरक्षण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर क्या बिहार की ऐतिहासिक धरती पर भी कोई भारतीय विरासत संस्थान करने का विचार रखती है? अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो सीधा इससे संबंधित नहीं है। इन्होंने ये, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि ये ऑल इंडिया लेवल पे काम करेगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, तो ये बिहार के लिए भी काम करेगी, उत्तर प्रदेश के लिए भी काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 102 गजानन कीर्तिकर जी। श्रीमती मधुलता मंडल। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। श्री उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय आलोक सुमन जी, आलोक सुमन जी डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 103 श्री सुश्री दिया कुमारी जी। नंबर 103 is laid on the table of the House. Thank you, Speaker, sir. Sir, I would like to thank our visionary Prime Minister and government for introducing the new education policy and bringing in the much needed reforms in the education sector. Sir, as the Honorable Minister pointed out in his answer, that National Accreditation Council, NAC, will be overseeing the process of accreditation under the NEP. This will indeed ensure that the process of accreditation is easier to comply with and more institutions can be formally recognized. Sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister, how does the government plan to provide certain safeguards to ensure that higher education institutions comply with the norms of self-governance and disclose relevant information in order to maintain the standard and quality of education in the country? Thank you. Honorable Speaker, sir. माननीय सदस्य, मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं कि सदन की मर्यादा रखनी आपकी जिम्मेदारी है। माननीय सदस्य कोई भी तख्ती लेकर आएगा, मैं अंतिम बार कह रहा हूं, उसको सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनने देंगे।
आप सर देता मत समझिए, ये देश का लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ की मर्यादा रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के अंदर जितनी सदन की मर्यादा रखेंगे उतना ही सदन के प्रति और आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। लेकिन आपका तौर तरीका ठीक नहीं है। नो मार्क, नो गलत तरीका ठीक। चलिए करिए, आप चलिए। Honorable Speaker sir, our member has raised a good question, and our government has started to think on the national education policy since 2015, and even in the 2017, the assessment was done based on the qualitative metrics. And in the 2017, the revised accreditation framework was made, and that is also the planning for giving all the institutions, colleges to have quality, to develop their quality. And in the national education policy, which has been launched under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, in so many paras, there is written on the accreditation and the quality of the institutions, so that they can get autonomy. Whenever their assessment, they will get more than 3.01, they will get towards autonomy. And in this way, our government is very much keen to giving the education institutions for autonomy. NAC has already involved 7 criteria of framework. These are the curricular aspects, teaching, learning and evaluation, research, innovation and extension, infrastructure and learning resources, student support and propagation. And at the same time, governance, leadership and management, institutional values and best practices. And even in the 1st June 2022, NAC has launched the Unified Affiliated College Manual. This is very important, and this will help to all colleges and universities. In this manual, the number of metrics has been reduced from 96 to 55 without compromising on quality. And gradually the participation is being more and more. Thank you, sir. I'd like to thank the Honourable Minister for very extensively replying to my question. Also, after getting the recognition, accreditation, there should be some kind of monitoring mechanism in place, so that, because a lot of times after getting it, the colleges, universities don't adhere to the standards and the kind of quality education that they should be giving. So some kind of mechanism should be in place, so that regular monitoring takes place, and then they stick to whatever the guidelines are and the standards of good quality education that our government wants to impart. Thank you. Honorable Speaker sir, it is a continuous process, and at the same time it is a self-evaluation, and the NAC will also monitor the institutions. आप अगर चर्चा करना चाहते हैं तो 3 बजे मैं चर्चा शुरू करने को तैयार हूं, और अगर आप तख्तियां और नारेबाजी करना चाहते हैं तो 3 बजे बाद आप तख्तियां नाराबाजी करने का आपको अधिकार इस सदन से बाहर होगा। 3 बजे बाद तख्तियां और नारे लगाने का अधिकार आपको सदन से बाहर होगा। इस तरीके से सदन नहीं चल सकता। देश की जनता चाहती है सदन चले, और इसलिए मेरा आग्रह, अंतिम बार आग्रह कर रहा हूं कि 3 बजे बाद जो माननीय सदस्य आसन के सामने तख्तियां लाकर
सदन की मर्यादा तोड़ना चाहते हैं, 3 बजे बाद उनको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका सदन के बाहर मिलेगा। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, राव इंद्रजीत सिंह जी। House, the papers mentioned against my name at serial number 2 in today's list of business. आइटम नंबर 3, श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4, श्रीमती मीनाक्षी लेखी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name. Thank you. स्पीकर साहब ने बहुत नाराजगी प्रकट करते हुए ये कहा है कि तटिया नहीं ले आना है। अगर तटिया ले आता है तो उन लोगों को एक्शन लिया जाएगा, ऐसे स्पीकर साहब ने कहा है। फिर भी तटिया ला रहे हैं, तो इसीलिए मैं आग्रह करता हूं, जो स्पीकर साहब ने इस सदन में बोला है, स्पीकर साहब ने इस सदन में जो आदेश किया है, उसका उल्लंघन हो रहा है। इट इज a clear violation of the honorable speaker's direction. I would urge you to take strict action against the people who are bringing the placards in the house. This is my request to you, sir. आइटम नंबर 5, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। श्रीमती रमा देवी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी अस्थायी समिति 2021-22 के 5 विवरण, जैसा कि आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 6 पर सूचीबद्ध है, सभा पटल पर रखती हूँ। अजय भट्ट जी। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 7 के सामने मेरे नाम के आगे पर्यटन मंत्रालय से संबंधित जम्मू और कश्मीर में पर्यटन का विकास के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 270वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 280वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति एवं पर्यटन मंत्रालय से संबंधित देश में पर्यटक स्थलों की संभाव्यता, कनेक्टिविटी और पहुंच के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 295वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति तथा पर्यटन मंत्रालय से संबंधित देश में पर्यटक स्थलों की संभाव्यता, कनेक्टिविटी और पहुंच के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 295वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 306वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 8, श्री जी किशन रेड्डी जी। Respected Speaker, sir, with your permission, I raise to move that in pursuance of the provision
in paragraph 9 of the Government of India, Archaeology Survey of India, resolution number T 17019/7 2019 EE dated 19th May 2022, the members of the House do proceed to elect in a such manner as the Speaker may direct 2 members from among us to themselves to serve as a members of the Central Advisory Board of Archaeology, subject to the other provisions of the said resolution. Thank you, sir. प्रश्न यह है कि श्री जी किशन रेड्डी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। कृपया आप इसी को वापस जाए प्लीज। माननीय स्पीकर महोदय ने कुछ कहा है, कृपया उसका संज्ञान लीजिए। आप प्लीज अपनी सीट पर वापस जाइए। प्लीज कोऑपरेट विद द चेयर। प्लीज, आपके सब विषयों पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। स्पीकर महोदय ने बार बार आपको आश्वस्त किया है। प्लीज, मैटर अंडर 377 श्रीमती शारदाबेन पटेल, श्रीमती शारदाबेन पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाणा में मोढेरा सर्कल के दिरियासण जाने वाले सड़क पे एफसीआई का मुख्य गोदाम है। गोदाम से हर रोज गांधीनगर, पाटन और मेहसाणा जैसे बड़े जिलों को बड़ी मात्रा में अनाज जाता है, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत गरीब लोगों को मुफ्त राशन बांटने के लिए इस्तेमाल होता है। यह गोदाम पुराना है। शहर का तेजी से विकास होने की वजह से यह गोदाम अब शहर के बीच में आ गया है। इस इलाका आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र है। यह शहर की मुख्य सड़क होने की वजह से बहुत यातायात रहता है और यह गोदाम इसी सड़क पर है। इसलिए रोज सुबह से शाम गोदाम से अनाज लेने और अनाज का स्टॉक करने के लिए इस सड़क पर ट्रकों की लंबी लाइन लग जाती है। रोड पर ट्रकों की वजह से कई बार अनहोनी होने की आशंका के चलते विस्तार के लोगों को हमेशा डर लगा रहता है। सड़क के आसपास के छोटे व्यापारी और नौकरी करने वालों को यातायात से काफी परेशानियां होती है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेहसाणा में स्थित एफसीआई गोदाम का स्थान बदलकर इसे शहर से बाहर ले जाया जाए और उनके लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। धन्यवाद। श्री उन्मेष पाटिल जी। जवाब दो। महंगाई के ऊपर चर्चा करो। श्री उन्मेष पाटिल जी। महंगाई के ऊपर चर्चा करो। श्री अर्जुन लाल मीणा। महंगाई के ऊपर। धन्यवाद सभापति महोदय। में राजस्थान के उदयपुर संसदीय क्षेत्र संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और भारत सरकार के शेड्यूल 5 में आता है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS की योजना पर अकल्पनीय कार्य किया है। किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विशेष सहायता और वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए तैयारी कराई जाए। किसानों को फसल बीमा का लाभ, किसान क्रेडिट का लाभ, बीज वितरण, बुआई यंत्र उपलब्ध कराना तथा सिंचाई की वैकल्पिक सुविधा जैसे सोलर वाटर पंप, लंबित सिंचाई योजनाओं से खेती के लिए जलापूर्ति, स्थानीय नदियों के पानी को खेती के लिए उपलब्ध कराना इत्यादि ठोस योजनाएं की कार्य योजना लागू करें और इस पर शीघ्र संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण विषय
माननीय सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप कृपया उन्हें सुने, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। श्री परबत भाई पटेल जी, श्री परबत भाई, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बनासकांठा गुजरात राज्य का सबसे बड़ा जिला है। इस जिले में 14 तहसील है और नवोदय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि गुजरात में नवोदय विद्यालय संसाधनों के मामले में बेहतर स्थिति में है। इसलिए मेरे मत क्षेत्र के निवासी मुझे निरंतर बात करते रहते हैं कि जिले में एक और नवोदय विद्यालय खुला दिया जाए। महोदय, ज्ञात हो कि अभी मेरे संसदीय क्षेत्र में केवल एक नवोदय विद्यालय है और जिला बड़ा होने की वजह से एक बड़ा वर्ग नवोदय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह रहा है। इसलिए मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासियों की मांग है कि पहले से स्थिति नवोदय विद्यालय जो तौतीवाड़ा में है, वहाँ से तो मेरा विस्तार जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यदि स्पष्ट है कि नवोदय विद्यालय थराद में खोला जाए तो सरहदी क्षेत्र के निवासियों के बच्चों और यहाँ के किसानों के बच्चों को नवोदय विद्यालय का उचित लाभ मिल सकेगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री श्री जी से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में थराद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना शीघ्र करवाई जाए, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में ये क्षेत्र आगे बढ़े और यहाँ के विद्यार्थियों को उचित लाभ मिल सके। थैंक यू सर। श्री मितेश पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। जनहित की दृष्टि से मेरे मत विस्तार आनंद गुजरात में उमरेड तालुका अंतर्गत आनंद गोधरा रेलवे लाइन पर बाले चौराया रेलवे फ्लाईओवर, पेटलाद तालुका में पेटलाद शहर में पेटलाद फ्लाईओवर और आनंद तालुका अंतर्गत सामरखा फ्लाईओवर आनंद लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए सुविधा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाले चौराया रेलवे फ्लाईओवर बनना 2018 में शुरू हुआ था, पर 1 से 2 दिन ही बंद हो गया, अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। पेटलाद फ्लाईओवर आधा बनकर वर्षों से बंद है, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सामरखा चौराया फ्लाईओवर के निर्माण हेतु आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने हेतु संबंधित को आदेशित करने की आवश्यकता है। अगर ये तीनों ही फ्लाईओवर बन जाते हैं तो मेरे मत विस्तार आनंद में ट्रैफिक की सुविधा जहां सुचारू होगी, वहीं जाम जैसे समस्याओं का निराकरण में गेम चेंजर साबित होगा। मेरा रेलवे मंत्री जी से आग्रह है कि तीनों फ्लाईओवर के निर्माण हेतु व्यक्तिगत रूप से संबंधित अधिकारियों को आदेश देने की कृपया करें। धन्यवाद। आभार। श्री अरुण साहब जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 377 के अधीन अत्यंत महत्वपूर्ण लोक महत्व का विषय उठाने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की अति महत्वाकांक्षी योजना लागू की है। छत्तीसगढ़ में इस योजना का क्रियान्वयन अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य योजना के क्रियान्वयन में अत्यंत पिछड़ा हुआ है और काम भी अत्यंत गुणवत्ता विहीन है। आपके माध्यम से मैं जल शक्ति मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करें, ताकि योजना ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो और योजना का लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, वैसे तो मैं सदन में कहना चाहती हूँ कि आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि आज के दिन में हमारे जनजातीय समाज की हमारी बहन ने राष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण किया है।
इस विषय को मैं इसलिए रखना चाहती हूँ कि मैं सीधी संसदीय क्षेत्र से संबंध रखती हूँ और जिस विषय को रखना चाहती हूँ वो हमारे जनजातीय समाज के भाइयों की एक व्यथा है, उस परिवार की व्यथा है। सभापति महोदय, इस विषय को मैं पहले भी सदन में रख चुकी हूँ, लेकिन आज मैं पुनः आपकी अनुमति से 377 के अधीन इस विषय को रखने जा रही हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र सीधी मध्य प्रदेश के कुसमी के अंतर्गत ग्राम पंचायत मझगवा, भदौरा, बरूंदा जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा विस्थापित है सभापति महोदय, इनके विस्थापन की प्रक्रिया की शुरुआत 21 फरवरी 2008 को तत्कालीन केंद्र सरकार के बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत जारी आदेश से हुई। 13 अप्रैल 2017 को विस्थापन की घोषणा हुई, किंतु आज की डेट तक, आज के दिनांक तक उचित मुआवजा की राशि न मिलने के कारण हमारे वहाँ के ग्रामीण जन विस्थापित होने को तैयार नहीं है सभापति महोदय। उनका कहना है कि वर्षों से उन्होंने इस गांव को बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ बनाया भी है, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, घर हैं, आंगन है, परिवार है, और इस राशि से कहीं जमीन भी नहीं खरीदी जा सकती। सभापति महोदय, शासन की कुछ योजनाओं का लाभ तो ग्रामवासियों को मिल रहा है, परंतु केंद्र सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाएं प्रधानमंत्री आवास व सौभाग्य योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सभापति महोदय, ये 3 पंचायतें आज के दिनांक तक भी विद्युत विहीन हैं, क्योंकि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, ये विस्थापन की प्रक्रिया में है। और जो प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है, इस योजना से विस्थापित पंचायतों के निवासी आज तक भी वंचित हैं। मेरा इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त विस्थापित ग्राम पंचायतों में पुनः मूल्यांकन कराएं और मूल्यांकन कराकर उचित मुआवजा राशि दिलवाने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री जगदम्बिका पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत लोक महत्व के तात्कालिक और अवलंबनीय विषय पर आपने मुझे अनुमति दी है। इस बार बारिश न होने के कारण उत्तर प्रदेश में भी बिहार के काफ़ी हिस्सों में एक भयंकर सूखा पड़ गया है, जिसके कारण किसानों के समक्ष खरीफ की फसल की रोपाई का एक गंभीर संकट पैदा होने के कारण और बारिश न होने के कारण किसान अपने खेत खलिहान में और जमीन जो उनके सूख गए हैं, वो किसान अपने धान की नर्सरी को भी तैयार करने के लिए पंपिंग सेट से, ट्यूबवेल से भी खेत भरने का काम कर रहा था। लेकिन 18% बारिश की कमी होने के कारण लोगों की रुपाई कम हुई। इस बार धान की पैदावार भी कम हो जाएगी और किसानों के समक्ष एक गंभीर संकट पैदा हो गया और जो नर्सरी तैयार कर रहे थे उसके पौधे भी पीले पड़ गए और प्रदेश सरकार ने ट्यूबवेल और नहरों की पूरी क्षमता से चलाने का निर्देश दिया, लेकिन वो नाकाफी है। अभी तक उत्तर प्रदेश में 1 जून से 15 जुलाई के बीच कुल 77.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब तक सामान्य बारिश 220 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। अतः इस अवधि के सापेक्ष 65% कम है और आईएमडी की भाषा में 60% से 99% कम वर्षा को बड़ी कमी माना जाता है, अर्थात भयंकर सूखा की श्रेणी में माना जाता है। इसलिए इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 243.5 -68 के मुकाबले मानसून मौसम के पहले 3 पखवाड़े के दौरान 77.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां से स्वयं आप पधारते हैं 187.1 मिलीमीटर -59% के सामान्य के मुकाबले 77.5 मिलीमीटर बारिश हुई। तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बारिश न होने के कारण किसानों की खरीफ की धान की फसल की बुआई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और जिसके कारण उनके समक्ष धान के उत्पादन पे कुप्रभाव भी पड़ेगा। अतः मैं आपके माध्यम से इस सदन के सरकार से अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश में बारिश न होने के कारण जो सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है, इसके लिए मैं केवल आपके माध्यम से
एक सेंट्रल असिस्टेंट टीम केंद्रीय दल भेजने की मांग करता हूं कि अगर केंद्रीय अध्ययन दल जाएगा तो वास्तविक रूप से जो क्षति हुई है किसानों की पूरे प्रदेश में उसका आकलन कर सकती है और आकलन के बाद फिर उन किसानों की भरपाई के लिए चाहे मुआवजे के रूप में हो चाहे अन्य किसी और योजनाओं के माध्यम से उस किसानों की भरपाई हो सकती है। ये मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। श्री देवेंद्र सिंह बोले जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान देश एवं प्रदेश के लिए दिव्यांगजनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। महोदय, मूक बधिर एवं दिव्यांगजनों के इलाज की कोई उचित व्यवस्था प्रदेश में नहीं है, जिसके कारण न जाने कितने दिव्यांग आज भी अपनी दिव्यांगता को कोसते एवं लाचारी के कारण बेहतर जिंदगी को तरसते हैं। प्रदेश में दिव्यांगजनों की ऐसी दशा को देखते हुए मैंने मानती जी से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना कराने का आग्रह किया था। मेरे आग्रह के पूर्व उक्त विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नई दिल्ली द्वारा जनपद कानपुर नगर में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऑल इंडिया स्पीच एंड हियरिंग स्थापना के सेंटर हेतु 20 एकड़ निःशुल्क भूमि की मांग की गई थी, जिस पर मेरे द्वारा प्रयास करके 20 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई। तत्कालीन जिलाधिकारी कानपुर नगर के संबंध में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को अवगत कराया गया। किंतु उक्त प्रकरण में प्रदेश सरकार के स्वस्थ रवैये के चलते सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पुनः अपने पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव से उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध किया, जिस पर कार्रवाई कर तत्कालीन जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा भूमि स्थानांतरण किए जाने हेतु स्पष्टीकरण प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को दिनांक 13/3/2018 को अपने पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका एवं औपचारिकताओं के संबंध में उक्त सचिव चिकित्सा अनुभाग 1 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारी कानपुर नगर के अपने पत्र दिनांक 30/8/2018 के माध्यम से आदेशित किया था, जिस पर जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को अपने पत्र दिनांक 11/1/2019 के द्वारा अवगत कराया जा चुका। तत्पश्चात उस प्रकरण में कार्रवाई अत्यंत धीमी होने के कारण लगभग 3 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, जिसके चलते उक्त स्पीच एंड हियरिंग सेंटर की स्थापना निर्णय में अत्यधिक विलंब के कारण उत्तर प्रदेश के मूक बधिरों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुपोषण एवं अन्य परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश के मूक बधिर की भारी संख्या को देखते हुए केंद्र की स्थापना की महती आवश्यकता है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे द्वारा भारत सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा कई बार अवगत कराया गया। उन्होंने भी अपने अधिकारियों को इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई के लिए किया। सारी औपचारिकताएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरी होने के बाद भी आज तक वह प्रकरण लंबित है। अतः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसे शीघ्र से बनवाए जाने की कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। प्रताप चंद्र सारंगी जी। मान्यवर सभापति महोदय, धारा 377 अंतर्गत एक अत्यंत लोक कल्याणकारी विषय रे आलोचना करने आपण मते सुजोग देथिवारु मु आपण कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। ईस्ट कोस्ट केनाल नौंक दुर्भिक्ष समय ओडिशा और बंगाल दूरवर्ती ग्राम मानक खाद्य शस्य और अन्य पदार्थ परिवहन पर ब्रिटिश मान द्वारा खोल जाइतिला। एथिरे कृषि उत्पादित द्रव्य खाद्य पदार्थ और अन्य नित्य व्यवहार्य सामग्री परिवहन करी आखपाख ग्रामर लोक मैंने उपकृत हो आसुले। यह लोक मान जीवन रेखा भाव में दीर्घ वर्ष धरी काम करिछि। कृषि जलसेचन मत्स्य उत्पादन और व्यापार वाणिज्य लोक मैंने व्यवहार कर आसुले। वर्षा दिने प्रबल वर्षा हेले वर्षा जल यही केनाल माध्यम निष्कासित हुए। ग्रीष्म दिन में रबी फसल यही केनाल जलसेचन हो पारुला। यार गुरुत्व को उपलब्धि करी 2006 मसीह भारत सरकार यह जातीय राजपथ 5 बोली घोषणा करछंती। फल यार पुनरुद्धार विषय लोक मैंने आशावादी हेले।
मात्र क्रमशः यार अवस्था शोचनीय हो पड़ा। मोट 623 किलोमीटर भितर ओडिशा रे 532 किलोमीटर अवशिष्ट बंगाल रे प्रवाहित होउछि। बालेश्वर भद्रक समेत यह ओडिशा रो 8टी जिला मध्य देई गति करिछि। यार अधिकांश अंचल पोती हो कारण जलर प्रवाह बाधा प्राप्त होइछि। वर्षा जल निष्कासन संभव न चाषी माने और गाई गोरु घोर समस्यार सम्मुखीन होउछन्ति। रक्षणाबेक्षण अभाव केनाल भितर बणुआ घास और दल भर्ती होई पाइप गुड़िक बंद हो जाइथिबारु स्वास्थ्य संकट देखा देइछि। यार पुनरुद्धार पाई बारंबार विभाग मंत्री को चिठी लिखी अछि। अनेक लोक और संस्था मध्य आंदोलन करुछन्ति। यार पुनरुद्धार हेले उपकूल ओडिशार लोक उपकृत होन्ते। एथिरे धान माछ कोयला पत्थर खाद्य पदार्थ अन्य सामग्री परिवहन कम खर्च रही पारंता। सड़कर भीड़ कम होता। मत्स्यजीवी मान उपकृत होता। आपने उड़िया का नोटिस नहीं दिया है, आपने उड़िया में बोलने का नोटिस नहीं दिया है। और ये जो आपका पार्ट है ये अंग्रेजी में है, इट इज इन इंग्लिश। तो उड़िया पार्ट आपका रिकॉर्ड में नहीं जा सकता बिकॉज यू हैव नॉट गिवन एनी नोटिस रिगार्डिंग दैट। प्लीज रीड द वर्जन इन इंग्लिश ओनली। बट आई हैव गिवन अ नोटिस इन ओडिया सर, आई हैव गिवन नोटिस इन ओडिया। उड़िया दिया, मेरा नोटिस मैंने पूरा उड़िया में दिया। मैं लिख करके अभी कल दिया है इसको। आई कैन रीड इन इंग्लिश बट आई हैव गिवन इन श्री वेंकट रेड्डी जी, Rule 377. This is the highest corruption in the India since Modi government came in 2014 run. I would like to bring your kind notice that the state and central government are inviting tenders following the other process of selection of the mine development operator for allotment of works. Please, my Congress colleagues, please listen. TRS colleagues, you are also fighting against government of India. Our Congress also fighting is Congress. This is regarding Adani work. Telangana government given in this regard. I am sorry to say that government, including the Singaran College Company Limited in Telangana, are allegedly offering various MDO without considering JVs as per Coal India norms, and thereby allotting the high rates, causing huge loss to approximately 30,000 crores to government loss, sir. That Singareni and Coal India, without following the existing guidelines, the terms and conditions allegedly benefit the private companies, which needs to be avoided. And I request the Honorable Minister of Coal and Prime Minister through the child to kindly intervene in the matter and give necessary instructions to the concerned officials to follow due procedure in allotment of coal blocks in the interest of the nation and to protect the exchequer of the government. My Congress colleagues also, please listen me. Adani close friend of Modi, श्रीमती अपूर्वा पोद्दार जी। भारतीय सेना में हर वर्ष लाखों युवा नौकरी के लिए आवेदन देते हैं और रक्षा मंत्रालय हर वर्ष 90 से 100 रिक्रूटमेंट रैलीज करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के वजह से 2021 में वन टाइम नेवी और एयरफोर्स में एज रिलैक्सेशन दिया गया, तो भारतीय सेना में भी 2 साल का एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था इतना खराब हो चुका है, मूढ़ी और चूड़ा पर जीएसटी लग चुका है, तो देश के जनता खाएंगे क्या? ये जो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज है, इस चीज पर भी देश को सोचना चाहिए। और हर चीज पर जो प्राइस राइज हुआ है, जीएसटी पेट पर, मूढ़ी चूड़ा हर जगह, दूध पर, हर इम्पोर्टेंट कम्युनिटीज पर। चिंता अनुराधा जी, चर्चा करो। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, टैक्स कम करो। श्री कौशलेंद्र कुमार जी,
सभापति महोदय, नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान मनरेगा में काम के दिन बढ़ाने के लिए आकृष्ट करना चाहता हूं। देश में कोरोना काल में मजदूरों का ग्रामीण इलाके में जीविका का एकमात्र साधन रह गया है। कोरोना काल में तो मनरेगा में मजदूरों को सही रूप से काम मिल रहा था, किंतु अब करीब एक वर्ष से औसतन 28 से 30 दिन ही काम दिया जा रहा है। इस महंगाई में उनका गुजारा नहीं हो रहा है। जो मजदूर शहर से पलायन कर गांव चले गए हैं, उनकी हालत और दयनीय है। महंगाई के कारण ग्रामीण इलाके में कोई और काम नहीं हो रहा है। निर्माण क्षेत्र ठप है, कृषि का तो बुरा हाल है। ऊपर से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में मनरेगा की राशि में भुगतान नहीं किया जा रहा है। राज्यों का साल दर साल बकाया बाधित है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार राज्य देश में सर्वाधिक भूमिहीन श्रमिकों वाला राज्य है। यह संख्या करीब 88.61 लाख है। इनको मनरेगा के तहत लगातार 100 दिन का काम गारंटी के साथ मिलना चाहिए, किंतु वित्तीय अभाव के कारण मात्र औसतन 28 दिन का ही काम मिल रहा है। साथ ही बिहार में मनरेगा के तहत हरियाणा की तरह 300 रुपया से अधिक मजदूरी तय करनी चाहिए। आवश्यकता है। अभी बिहार में मात्र 12 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पहले 198 रुपया तय था। मई 2022 में 212 रुपया मिलना प्रारंभ हुआ है। अन्य राज्यों से केंद्र सरकार ने 7% वृद्धि की है। बिहार सरकार लगातार केंद्र सरकार से आग्रह करती आ रही है। यह मांग अविलंब स्वीकार होनी चाहिए और बिहार को अविलंब राशि का भुगतान भी होना चाहिए। साथ ही मजदूरों को 100 दिन का काम को सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद। श्रीमती मंजुलता मंडल जी। Thank you, Chairman sir. I am glad that the government of India has taken initiative for the coastal highway under Bharatmala Pariyojana in my parliamentary constituency under Bhadrak and Baleshwar district, which covers around 70 kilometers coastline. The following details be kindly provided regarding the proposed project: total project cost, project outlay, and time frame of the project. Details of area covered village-wise with map in Bhadrak parliamentary constituency in the proposed project. That is from NH 16 near Tangi of Khurda district to Digha and developed in 2 stretches. That is Tangi to Ratanpur and Ratanpur to Digha, and also areas covering Basdepur, Dhamara and Chandipur with map. Details of plan for the land acquisition and rehabilitation in the project in my constituency, along with the present status of the project and timeline of its commencement. Thank you, sir. शेष माननीय सदस्य 377 का अपना नोटिस सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें। माननीय सदस्यगण, कुछ माननीय सदस्य निरंतर प्ले कार्ड आसन के सामने दिखा रहे हैं, जो सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय स्पीकर महोदय ने भी इस संबंध में आपको चेतावनी दी थी। मैं उसको दोहरा रहा हूं। चेयर के पास कोई विकल्प नहीं होगा कि वो आपके नाम नेम करे। कृपा करके इस चेतावनी का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के प्लेकार्ड न दिखाएं। मैं नियम 374 के अंतर्गत हठपूर्वक और जानबूझकर लगातार सभा के कार्य में बाधा डालकर अध्यक्ष पीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करने और सभा के नियमों का दुरुपयोग करने के लिए आप सभी का नाम लेता हूं। श्री मणिकम टैगोर जी, श्री TN प्रतापन जी, सुश्री ज्योतिमणि जी, सुश्री रामैया हरिदास जी, माननीय मंत्री जी। Sir, that this
House having taken serious note of the misconduct of Sri Manikam Tagore, Sri T.N. Prathapan, Ms. Jyoti Mani and Ms. Ramya Haridas, and utter disregard to the House and the authority of the Chair, and having been named by Honorable Chairman Speaker, resolve that the above mentioned members be suspended from the service of the House for the remainder of the session under Rule 374 sub-clause 2. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी ने सदस्यों के निलंबन हेतु प्रस्ताव पेश किया है। सर मैं ये भी कहना ठीक है। अब मैं इस प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है कि श्री मणिकम टैगोर, श्री टी.एन. प्रतापन, सुश्री ज्योतिमणि, सुश्री रामैया हरदास, जो इस सभा के सदस्य को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदस्यों को तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाता है। वे तत्काल सभा के परिसर से बाहर चले जाएं। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 26 जुलाई 2022 को प्रातः 11 बजे